एक जो बड़ा नाम था हिंदुत्व के नाम पे, जो शिवसेना हमेशा से लड़ती रही, वो कैसे धराशायी होती। यानी एक तरह से स्वीप कर लिया, एक तरफा हो गया। उसके पीछे कई कारण हैं। उसके उलट आप देखेंगे कि आखिरी समय तक जो है महाविकास अघाड़ी में ये लड़ाई चलती रही कि साहब पहले चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन बने। कि जो मराठा वोट बैंक, जो कि 20 से 25% जो डिसाइडिंग वोट बैंक है, 25% के आसपास, वो वोट बैंक जो है उसने जो है महायुति का साथ नहीं दिया था। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी पर भरोसा दिखाया है। हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। सभी का मन से आभार, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उप मुख्यमंत्री। किस तरह से सारी चीज़ें बदल गई महाराष्ट्र में। जितने भी एग्जिट पोल थे वो धाराशायी हो गए। और अगर अरुण जी, अब मैं बात करूं, सुबह से हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, सभी को आप देख रहे होंगे कि तीनों ही अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें हिंदुत्व चेहरे की, तो वो कैसे महाराष्ट्र में बिल्कुल पलटी खाता चला गया। और एक जो बड़ा नाम था हिंदुत्व के नाम पे, जो शिवसेना हमेशा से लड़ती रही, वो कैसे धराशायी होती रही। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से संभावनाओं की ये राजनीति बदलती है और हिंदुत्व के लिए बड़ा चेहरा बन के कौन उभरा। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति का परिणाम जो है, महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। अप्रत्याशित इसलिए, जैसा आपने अभी कहा कि एग्जिट पोल धाराशायी हो गए। एग्जिट पोल में बहुत जिन लोगों ने कोशिश करके दिखाने की कोशिश की थी, उसमें उन लोगों ने महायुति को 170 मैक्सिमम जाते हुए दिखाया था। अदरवाइज वो लोग जो है 170, 145 और 150, 55 के बीच में दे रहे थे। लेकिन आपने देखा आज का जो परिणाम आया है उसमें बीजेपी खुद 150 के आसपास सीट पाती हुई दिख रही है। और उसके साथ में उनके घटक दल यानी शिवसेना और एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है, सब मिलके तकरीबन 225 के आसपास दिखाया जा रहा है कि वो लोग, यानी एक तरह से स्वीप कर लिया, एक तरफा हो गया। उसके पीछे कई कारण हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि जो इन लोगों ने आखिरी समय तक एकता बनाए रखा, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आज आप 3 चेहरे देख रही हैं, बिल्कुल देखिए उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसी समय आपने देखा होगा कि जो एक शपथ पत्र टाइप का इन लोगों ने जारी किया था चुनाव के पहले। उसमें देखा था कि तीनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई थी, मंच पर एक साथ आए। उन लोगों ने अपने प्रोग्राम्स और इलेक्शन के पहले जो जिस तरह के वायदे किए, या उन्होंने कहा कि हम लोग इसी तरह से जो है, उन्होंने यूनिटी को आगे रख के चुनावी रणनीति बनाई। उसके उलट आप देखेंगे कि आखिरी समय तक जो है महाविकास अघाड़ी में ये लड़ाई चलती रही कि साहब पहले चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन बने। उसमें आपने जिस हिंदुत्व चेहरे की बात कही, उसमें जो उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि उनको एटलीस्ट चीफ मिनिस्टीरियल फेस बना दिया जाए और उस नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन वहाँ अंदर जो है नाना पटोले साहब खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, शरद पवार चाह रहे थे कि उनका अपना आदमी चीफ मिनिस्टर हो। तो इस तरह से वहाँ की जो भीतरघात थी एक दूसरे को ले डूबी, और उसके बाद में जो है उसका परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। लेकिन आपने हिंदुत्व चेहरे की बात की, हिंदुत्व का चेहरा अभी समय नो डाउट बीजेपी के इस समय देखा जाए तो जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने जो है एक जो गंभीरता के साथ अपनी पर्सनालिटी को आगे किया और पार्टी नेतृत्व के हर एक आदेश को सिर झुका के माना, वो उनकी छवि जो है एक स्ट्रांग लीडर के लार्जर देन लाइफ इस समय इमर्ज होती हुई दिख रही है, जो पार्टी में डिसिप्लिन काडर भी है और साथ में हिंदुत्व के एजेंडे को, वो नागपुर से आते हैं, नागपुर साउथ वेस्ट, अगर मैं जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर जो है नागपुर में आप जानती है आरएसएस का हेडक्वार्टर्स भी है। उसके साथ में तीसरे बड़े नेता बीजेपी के स्टेट चीफ हैं, वो भी वहाँ से आते हैं, और एक और नाम मैं मेंशन करूंगा, नितिन गडकरी साहब। तो ये जो कॉम्बिनेशन है नागपुर के इर्द गिर्द और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा नारा कारगर होता है बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी जी ने दिया, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, और वो वहाँ से उत्तर प्रदेश से होता हुआ महाराष्ट्र में आया और महाराष्ट्र में एक तरह से छा गया। वहां पर महाराष्ट्र में जैसे लोकसभा के इलेक्शन के दौरान आपने देखा था कि जो मराठा वोट बैंक, जो कि 20 से 25% जो डिसाइडिंग वोट बैंक है, 25% के आसपास, वो वोट बैंक जो है उसने जो है महायुति का साथ नहीं दिया था।
इस वजह से उन लोगों को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। उसके ऊपर, उस कोर्स करेक्शन के ऊपर बीजेपी एंड एलाइज ने ध्यान दिया। दूसरी लड़ाई ये चल रही थी कि असली शिवसेना कौन है, लिगेसी किसके पास जाएगी, क्योंकि सेम टर्फ पे लड़ाई हो रही थी और वो आखिरी जो भी जीतेगा वो रहेगा और जो हारेगा वो उस राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का खुद को हेडमास्टर कहने वाले जो 2019 में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, अब हम ऐसा कर सकते हैं शिवसेना यू, है ना, वही है ना उद्धव ठाकरे का, तो उन्होंने कहा है ना, तो उन्होंने कहा था कि वह हिंदुत्व के हेडमास्टर हैं और वो हमेशा हिंदुत्व का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ पिछड़ते चले गए, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है, ये जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है कि किस तरह से एनडीए आगे चली गई है और क्या खुश चेहरा दिख रहा है। आप देखिए, हम लोग लाइव देख रहे हैं तो इसमें क्या खुश चेहरा दिख रहा है इन लोगों का, तो वो कहाँ पिछड़ते हुए। देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कहना चाहूंगा कि जो 2019 का परिणाम आया था, उद्धव जी ने जो अननेचुरल अलायंस किया कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी थी और जीते थे। उस अलायंस से अलग होते हुए उन्होंने आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया था। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को मुझे लगता है कि जो शिवसेना का जो ट्रेडिशनल काडर है वो पचा नहीं पाया। लोकसभा में जो उनको जीत मिली वो कांग्रेस का और एनसीपी का वोट बैंक था, जिसकी वजह से, जिसमें कि मुस्लिम वोट बैंक ने एक मेजर रोल प्ले किया, प्लस मराठा वोट बैंक की नाराजगी थी, वो उनके लिए पॉजिटिव गया। लेकिन इस बार जो लोकसभा में लोकल मुद्दे थे उसमें 2-3 का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। वो जो लाडली बहन योजना थी, किसानों के लिए जो नॉर्थ के किसान जो प्याज के दामों में उनको जो सहूलियत मिली वो, और तीसरी बात ये थी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई, उसके साथ में जो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को हटाया नहीं। बीजेपी चाहती तो उनको रिप्लेस कर सकती थी, लेकिन उसी नेतृत्व के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी यूनिटी का परिचय दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि जो शिवसेना का ट्रेडिशनल काडर भी है वो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट होता चला गया। शिवसेना की ये खासियत ये है कि वो प्रो हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे चल रही थी, जिसकी जेलिंग जो है बीजेपी के प्रो हिंदुत्व और नेशनलिस्ट एजेंडे के साथ में फिट बैठती थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार टोकना चाहूंगी, अजित पवार सारे अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे सभी अपने अपने तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जिस पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है वो अजित पवार का ट्वीट है, जो वो एक सभी नेताओं के साथ खड़े हैं और उनके हाथ में एक गुलदस्ता है और उन्होंने लिखा है भगवा हुआ गुलाबी। क्या भगवा गुलाबी होता दिख रहा है या कुछ वो इशारा कर रहे हैं भाजपा को? नहीं, देखिए, भगवा हुआ गुलाबी में वो अपने को कोशिश कर रहे हैं उस भगवा रंग में जो है गुलाबी रंग की समीपता दिखाने की, मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि बटे हैं कटेंगे के नारे के साथ में उन्होंने एक तरह से एक टैसिट वे में विरोध जताया था कि वो नारा यहाँ नहीं चलेगा, जबकि वो नारा पूरी तरह से चला, हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ और एक तरफा जो है परिणाम आए, आप ये कह सकती हैं। तो वो एक सामंजस्य बिठाते हुए दिख रहे हैं भगवा के साथ, ऐसा लगता है। तो आप मतलब समअप करने के लिए मैं कह रही हूँ कि 1960 में एक राज्य बनता है, 62 में चुनाव होते हैं और उसके बाद लगातार वहाँ कांग्रेस का सिक्का चल रहा होता है, फिर चीज़ें बदलती जाती हैं, भाजपा आती है। चार मराठा चीफ मिनिस्टर हुए हैं कांग्रेस के, जो मराठवाड़ा यानी मराठा नेतृत्व तो वहाँ पर हमेशा से कांग्रेस की राजनीति में हावी रहा है, लेकिन वो अब बदल चुका है। और किस तरह से सारी पलटियां खाती चली गई। अब आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हिंदुत्व का बॉस कौन है? ये सवाल मैं आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ। हम अरुण जी ने तो ये बात कहने की ज़रूर कोशिश की है कि हिंदुत्व का चेहरा कौन, हिंदुत्व का बॉस कौन, लेकिन आप क्या मानते हैं? देखते रहिए India.com।